अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स दे रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहे हैं रिगार्डिंग स्टडी इन इटली। आपके जो भी सवालात हैं मैं उनको बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ देखता हूँ और बहुत ही कोशिश करता हूँ कि क्रॉस चेक करके उनके बेहतरीन किस्म के जो है ना वो आपको आंसर्स दिए जाएँ। और लेकिन इसमें जो एक नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि मैंने जो अपना थंबनेल बनाया होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है अपॉइंटमेंट्स अब लेटेस्ट अपडेट्स। डेफिनेटली उसमें अपॉइंटमेंट के मेरे कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ दोस्त अहबाब, कुछ प्यारे दोस्त, कुछ लोग, प्यारे लोग, वो कहते हैं कि सर आप अपॉइंटमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ वो क्वेश्चंस की ही उसके अलावा क्वेश्चंस की ही बात होती है। तो मेरे लिए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके होते हैं डेफिनेटली वो क्लियर होंगे तो आपका केस जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एनी हाउ, आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस बात यह है कि उसमें आपके जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल हैं वो भी मैंने इसमें ऐड करने हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुझे मैसेज किया है कि सर हमें कुछ कंसल्टेंट के नाम बता दें। जी बेटा, मैं आपको किस तरीके से बता दूं, अगर आप लाहौर में होती तो शायद मैं कोई एक आध आपको सजेस्ट कर सकता, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं आपको सजेस्ट ही नहीं कर सकता कि कौन जो है ना वो कंसल्टेंट अच्छा हो सकता है। तो बात यह है कि आप कोशिश करते रहें और अपने केस को स्ट्रॉन्ग करते रहें, लेकिन उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। डॉक्यूमेंट के हवाले से आज हमारे सवालात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हम डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन हो, अभी हाँ रिसेंटली मैं बताना भूल गया, मैंने यूएसए से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है यूनिवर्सिटी ऑफ येल की। यकीन करें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यूएसए को बहुत लाइट लेते हैं, आपको इससे कोई पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होना वो एक अलग चीज़ है, उधर ना जाएं। आप ये देखें कि आप बेसिकली आपका पर्पज़ होता है अर्निंग का, ये तो बात अटल है। तो अर्निंग के लिए ऐसे यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट द थिंग इज़ दैट कि लोग बदजन भी हैं, समझते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको सजेस्ट की है वो बड़ी बेहतरीन है, वो आप वीडियो लाजमी देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ येल की $60,000 एनुअल उसका जो है ना वो क्या नाम है उसका, स्टाइपन है। आप उसे लाजमी देख लीजिए। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, बैंक स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई इन इटली? यस बेटा, इट्स अ की डॉक्यूमेंट इन योर केस फॉर इटली। अगर ये नहीं होगी तो आपका केस जो है ना वो, वीज़ा जो है ना वो प्रूव नहीं होगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 6 माह तक की एक स्टेटमेंट चाहिए जो 6,000 से लेकर 7,000 यूरो तक की हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक कंसल्टेंट कह रहा है कि मिल जाएँगे 5 लाख की है, बट नवंबर दिसंबर तब तक मेरी टेंशन ये है कि इनटेक तो सितंबर में है, अपॉइंटमेंट मिल गई नवंबर में, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हुए दिसंबर हो जाएगा एंड देन वीज़ा आने पर मैं मई या जनवरी हो जाएगा। तो वीज़ा तो इस ऐसे लगेगा नहीं, क्या मेरा ये डर सही है? जी, आपका डर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं उन सारे बच्चों को बता दूँ जो मैं एक अरसे से यही बात करता आ रहा हूँ अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक़ कि आपको अपॉइंटमेंट मिलनी ही नहीं है। आपको फाइनली कंसल्टेंट के पास जाना पड़ना है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप एजेंट से मिले हुए हैं, एजेंट की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। मैंने फिर उस दिन के बाद अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक़ गाइड करना छोड़ दिया। अपॉइंटमेंट जो मैं रेफ़र कर रहा था वो मैंने करना छोड़ दिया। ये कोई पहला सवाल नहीं है, पहले भी बेशुमार क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स में आए जो कह रहे हैं कि 6-6 लाख, 5-5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट के माँगे। तो जनाब ये मैंने आप आज से 2 महीने पहले ये बात आपको बताई थी कि अपॉइंटमेंट के पैसे इतने लगने ही लगने हैं, और यही हुआ। लेकिन अब बेटा अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो उसमें डर की बात है। उसका उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आपको जनवरी तक या जनवरी के बाद जाके कोई वीज़ा मिलता है तो बेटा उसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करें कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या इस मंथ की मिल रही है, तो आप मेरा जो एडमिशन जो मेरी सीट है उसको आप रिजर्व रखिए, मैं इस टाइम ज्वाइन कर लूँगा। अगर वो ओके कर दें देन यू कैन गो विद दिस अपॉइंटमेंट, अदरवाइज यू शुड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है? अदरवाइज़ ये ना ज़ाया होने का भी खतरा है। ये लेकिन आपने लेनी ही उस सूरत में जब यूनिवर्सिटी ओके करे कि जी आप जो है ना वो लेट आ सकते हैं। तो लिहाज़ा मैं सारे बच्चों को यही कह रहा हूँ कि बेटा 1 साल
या 6 महीने या 7 महीने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखें। किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएँ, एटलीस्ट मेरी वीडियो देख लें, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। अगर नहीं देखनी तो जाके चैटजीपीटी पे फेंकें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देगा। नहीं तो फेसबुक पे पेज ज्वाइन कर लें, उसपे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। नहीं आपको यकीन आ रहा फिर भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने, दैट्स ऑल। थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ती है बेटा। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का क्या करें सर? बिकॉज़ बाबा स्पॉन्सर हैं एंड उनके नेम प्रॉपर्टी है 8 मरला, 12 मरला एंड ऑल स्कॉलरशिप के लिए लो इनकम सर्टिफिकेट बन गया है, पर इसका समझ नहीं आ रही कि बाबा रिटायर्ड हैं एंड स्टेटमेंट में भी पेंशन एंड रिटायरमेंट के पैसे शो किए हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा। इटली के स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो मेन फ़ोकस बैंक स्टेटमेंट पर होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपके पास पढ़ाई और रिहाइश के अखराजात की कैश मौजूद है या नहीं है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगाया जा सकता है, ताकि ज़ाहिर हो कि आपके घर वालों की माली हैसियत है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा के लिए लाजमी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है? चूँकि आपके वालिद रिटायर्ड हैं, तो स्पॉन्सर हैं, तो इनके नाम पेंशन, रिटायरमेंट फंड्स की स्टेटमेंट, लो इनकम सर्टिफिकेट, अगर चाहें तो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट साथ लगाएँ। इससे केस आपका मज़बूत होगा और आपके वालिद बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकेंगे। सीधी ज़ुबान बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट लाज़मी है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑप्शनल होते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है? तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक वीज़े के लिए अपनी मदर को स्पॉन्सर बनाया है इटली वीज़ा के लिए। शी इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड उनके अकाउंट में मार्च में मैंने 24 लाख ऐड करवाए थे। 12 लाख मेरी मदर का कुछ हिस्सा था और प्लॉट का उधर से आया है एंड 12 लाख किसी से लिया। बट वो प्लॉट जो सेल किया वो किसी टैक्स रिटर्न में शो नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएँ मैं किस तरह टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट को अलाइन कर सकता हूँ? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है। यही बातें मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैं लास्ट टाइम जो मेरी एफबीआर से मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने टैक्स में कि अपने जो भी आप एसेट बनाते हैं ना, उसको एटलीस्ट आप उसमें अपने एसेट्स में ऐड करवाएँ एफबीआर में, ताकि आपको कल प्रॉब्लम ना हो। अब आपने ऐड नहीं करवाया था, अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बात ये है कि खैर मैं उस साइड पे नहीं जा रहा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपके आंसर की तरफ आता हूँ। आपके पास 24 लाख रुपए अकाउंट में है, ये अच्छी बात है क्योंकि स्पॉन्सर इन्हीं का ही है, आपकी मदर का ही है। 12 लाख आपकी वालदा के आगे प्लॉट सेल किया, ठीक है। मसला ये है कि सेल ट्रांज़ैक्शन टैक्स रिटर्न में शो नहीं हुआ। तो 12 लाख उधार लिए हैं, ये भी ठीक है कि ये भी एक रिस्क है, क्योंकि एम्बेसी बसा औकात लैंड मनी को एक्सेप्ट नहीं करती। क्या करना बेहतर? बैंक स्टेटमेंट में दिखाएँ कि फंड्स कब और कहाँ से आए हैं। अगर प्लॉट की सेल की रसीद डेफ़िनिटली आपके पास होगी, तो वो लगा दें। जी, चाहे टैक्स रिटर्न में शो हो ना हो, कम से कम डॉक्यूमेंट बनाएँ, ताकि आपके पैसे किस रिसोर्सेज़ से आए हैं, वो पता चल जाए, ठीक है? आपके पास रसीद होगी ना कोई, जो आपने सेल की है ज़मीन, तो उसकी वो रसीद लगा दीजिए। टैक्स रिटर्न और स्टेटमेंट का मिसमैच, अगर वालदा की टैक्स रिटर्न में ये अमाउंट नहीं है तो ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि वीज़ा के लिए ज़्यादा स्टेटमेंट में मौजूद फंड्स हैं, टैक्स रिटर्न नहीं। अलबत्ता अगर पूछा जाए तो सिंपली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉन टैक्सेबल एसेट से आए हैं, प्रॉपर्टी वगैरह अक्सर कैपिटल गेन्स में आती हैं और फौरी टैक्स रिटर्न में शो नहीं होती, ठीक है? अब जो आपने लोन लिया है 12 लाख, कोशिश करें कि इसकी एफिडेविट या कोई लोन एग्रीमेंट अगर पॉसिबल हो तो साथ लगाएँ, ताकि फंड्स में शक पैदा ना हो, सस्पिशियस ना हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन हमारे पास शेर अफ़ज़ल का है जी। सर, मैं इटली के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ बैचलर के लिए, और रावलपिंडी में एक मकान मेरे फ़ादर के नाम पर है और एक मकान मेरी मदर के नाम पर है। वो दोनों मकान रेंट पर दिए हुए हैं और दोनों का रेंट मेरी मदर को अकाउंट में है, आता है 80,000 हर मंथ। वो सेव करती हैं मेरे बाहर इटली जाने के लिए। तो क्या वो अमाउंट शो कर सकता हूँ मैं अपनी मदर के अकाउंट से, और अपनी स्टेटमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी के रेंट पर प्रूफ के साथ एक्सेप्ट हो सकती है? प्लीज़ रिप्लाई। जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अहम है। आपके केस में स्पेशली आपकी माँ जो है ना, वो स्पॉन्सर बन जाएँगी, ठीक है? और जो मंथली आपका जो रेंट आ रहा है 80,000, ये एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है? ये कोई फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो बात ये होगी कि आपकी वालदा के नाम का अकाउंट चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है और वीज़ा के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता है, ठीक है? अब कैश कैसे शो कराना है? बैंक स्टेटमेंट वालदा की मुकम्मल स्टेटमेंट लिखा है, जिसमें किराए की एंट्री वाज़ेह हो, ठीक है? वो डेफ़िनिटली वो एंट्री क्लियर हो जाएगी। जब जो आपको रेंट आता है ना, वो डेफ़िनिटली रेंट के नाम से आपको पैसे आते हैं। वो जब पैसे आपको हर महीने आते हैं ना, वो डेफ़िनिटली वो उसके नेम से आते हैं, वो ऑटोमैटिकली आपकी
बैंक की जो है बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मेंटेन हो रही है। उसके बाद प्रॉपर्टी के का जो कागज़ात हैं वो अटैच कर लें, ताकि ये पता चल सके कि वाक़ई जो जो घर है वो आपकी वालिदा और आपके वालिद के नाम है। अच्छा जी, क्या ये एक्सेप्ट होगा? जी हाँ, ये एक बिल्कुल वैलिड और एक्सेप्टेबल सोर्स है, क्योंकि एम्बेसी को सिर्फ़ ये दिखाना होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको ये बार-बार बता चुका हूँ। आपने जो भी पैसे लाने हैं ना, 50 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी पैसे हैं, आपने बस उसका सोर्स बताना है, लीगल सोर्स, कि ये पैसे आए कहाँ से। दैट्स ऑल। अगर वो ऑथेंटिक है तो एम्बेसी को कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो फेक है तो आप फँस जाएँगे। बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम पर होना लाज़मी है। दिस इज़ जी बिल्कुल लाज़मी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल लाज़मी नहीं है, लेकिन अगर बना लें तो अच्छी बात हो जाएगी। डेफ़िनिटली अगर आपके माँ-बाप को शो कर रहे हैं तो स्पॉन्सर करें तो उनका जो है ना वो स्पॉन्सर लेटर लगेगा, एफ़िडेविट लेटर लगेगा। अगर आप बना लें तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। प्लीज़ आंसर। अब्बू सऊदी अरब में जॉब करते हैं, मैंने उन्हें अपना स्पॉन्सर बनाया है, ठीक है, वीज़ा है फॉर वीज़ा। मैंने उनकी सैलरी स्लिप्स, जॉब लेटर और सऊदी बैंक स्टेटमेंट की भी अटैच की है। पाकिस्तान का बैंक अकाउंट जिसमें पैसे आते हैं, वो भी अटैच करूँगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्या मुझे एफबीआर टैक्स रिटर्न्स भी इंक्लूड करनी होगी? क्योंकि वो पाकिस्तान में तो वर्क नहीं करते, तो टैक्स रिटर्न नहीं बनती। जी, अच्छा जी। आप आपके वालिद काम करते हैं सऊदी अरब में, वहाँ से इनकम आती है, आपने सैलरी स्लिप, जॉब लेटर, बैंक स्टेटमेंट लगा दी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान अकाउंट जहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं वो भी अटैच कर दें, ताकि फंड्स का ट्रेल क्लियर हो जाए, ठीक है? जहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं ना जिस अकाउंट से, उसको अटैच कर दिए, ताकि क्लियर हो जाए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कौन से अकाउंट में आ रहे हैं। अब सवाल क्या है कि एफबीआर टैक्स रिटर्न ज़रूरी है? नहीं, आपके वालिद जो का पाकिस्तान में काम नहीं करते, इनकी इनकम सऊदी अरब से है, इसके लिए पाकिस्तान में इनकी एफबीआर टैक्स रिटर्न लाज़मी नहीं बनती। एम्बेसी सिर्फ ये देखेगी कि आपके स्पॉन्सर की इनकम ऑफ सोर्सेज़ क्लियर और लीगल है या नहीं है। बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि स्टूडेंट सऊदी डॉक्यूमेंट्स, इकामा कॉपी लगेगी, जॉब लेटर लगेगा, स्लिप लगेगी, सैलरी स्लिप लगेगी, और ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाएँगे दैट दिस विल बी इनफ। तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो शॉर्ट आंसर ये है कि आपको एफडीआर रिटर्न माँगना ज़रूरी नहीं है। असल फ़ोकस आपका इनकम ऑफ सोर्स है, कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, जो लीगल होना चाहिए। अच्छा जी, स्कॉलरशिप अब्बू सऊदी अरब से रेमिटेंस भेजते हैं और पाकिस्तान में मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और एफबीआर से इनकम सर्टिफिकेट कैसे निकलवाएँ, वो भी 2023 का। अच्छा जी, अच्छा, क्यों स्कॉलरशिप के लिए अक्सर लो इनकम सर्टिफिकेट या एफबीआर से जो है ना वो इनकम प्रूफ मांगा जाता है। तो आपके केस में सऊदी अरब में वो आपकी जॉब करते हैं, रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं, आपका पाकिस्तान में कोई ज़ाती सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब करना क्या है? करना ये है कि आपके नाम पर पाकिस्तान में जो कोई इनकम नहीं है, इसलिए आप नो इनकम सर्टिफिकेट या लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नो इनकम सर्टिफिकेट या लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कैसे? ये अक्सर यूनियन काउंसिल से बन जाता है और तहसीलदार ऑफिस से भी इशू हो जाता है। अगर यूनिवर्सिटी एफबीआर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप मांगे तो आपने क्या करना है, एफबीआर में अपना सीएनआईसी एनटीएन नंबर लगाकर ठीक है, ज़ीरो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नॉन फाइनल के साथ लगाना होगा। अच्छा जी, सवाल आपका नेक्स्ट है कि 2023 जबकि एफबीआर से रिक्वेस्ट करें तो वो आपको नो इनकम टैक्स ईयर 2023 का भी सर्टिफिकेट दे देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। सर अगर रिकोर्सों के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके कुछ नुकसान तो नहीं है? अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जो अपॉइंटमेंट के लिए इस वक़्त परेशान है ना, वो इस सवाल को सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सेकंड ऑप्शन आती है। इस सवाल के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, और फिर मैंने इसको एक स्पेशल इसका मैंने आंसर देना है इसमें, तो ये सारे बच्चे ध्यान से सुनें। रिकोर्सो बेसिकली क्या है? ये एक समझ लीजिए अपील है अपॉइंटमेंट के लिए। क्या इसका नुकसान है या नहीं है? अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो आप इस रिकोर्सो के ज़रिए अपॉइंटमेंट की अपील कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा एडमिशन हो गया फलाँ यूनिवर्सिटी में, और मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है, लीगल तरीके से अपील करनी पड़ती है, जिससे आपको जो है ना वो क्या मिल जाती है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अभी अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर अगस्त में अप्लाई करते हैं, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, 2-3 माह तो इस केस को सुनने में लग जाएँगे, और फिर जब केस का फैसला आएगा कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, सितंबर में क्लासेस शुरू होंगी, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा।
ठीक है? अगर आप ये केस कर देते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करना मेल करनी पड़ेगी कि मेरा एडमिशन लेट है, मैं लेट वहाँ पर पहुँचूँगा, आप उनको ईमेल भी लिखेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो अपील आपने की है, क्या वो अप्रूव भी होगी या नहीं होगी, या ऐसी रिजेक्ट हो जाएगी, ये बात है। ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी ओके भी कर देती है। तो ये इसका नुकसान है और फ़ायदा भी है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल भी सकती है, मिल मिल भी सकती है और मिल भी जाती है। लेकिन बात ये है कि 50-50 चांसेज़ हैं कि आप लेट, ज़्यादा नुकसान ये है कि आप लेट हो जाएँगे अपनी क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुज़म्मिल आबिद का। सर कुछ और सवाल इफ़ पॉसिबल आंसर कर दीजिएगा। बेटा ज़रूर। फादर सऊदी अरब में हैं तो फंड्स वहाँ से भेजें मेरे अकाउंट में, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दोनों एफिडेविट के साथ तो वो चल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हस्बैंड वाइफ दोनों अपना अलग-अलग स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते हैं? इफ़ यस तो क्या वी वाइफ हस्बैंड को स्पॉन्सर शो करके उसके बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकती है? सो बेसिकली यानी अब्बू ने स्पॉन्सर करना दोनों को, और पैसे बेटे के अकाउंट में हैं होंगे, तो क्या उस बैंक स्टेटमेंट पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं? पेरेंट बाहिर हैं और फाइलर नहीं है, और ना ही मैं फाइलर हूँ, तो क्या टैक्स रिटर्न वगैरह चाहिए होगा? तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए ये एक सवाल नहीं, ये आपके ठीक-ठाक सवालात हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये कि आप एक स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते दोनों बहन-भाई, पहले क्लियर कट क्वेश्चन है, दोनों बहन-भाइयों के लिए एक अलग-अलग स्टेटमेंट चाहिए। अगर दोनों भाई एक ही बैंक बहन भाई एक ही बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो दोनों की स्टेटमेंट को 22 लाख और 22 लाख को जमा कर लीजिए। 44 लाख बनते, तो आपको अबाउट 50 लाख की आपको स्टेटमेंट चाहिए, जो दोनों बहन भाइयों के लिए एक टाइम पे यूटिलाइज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके, पहला आपका है सऊदी अरब में है तो आपके अकाउंट में भेजते हैं। अगर आपके वालिद स्पॉन्सर है तो अपनी जॉब लेटर स्लिप लगाएँगे, सैलरी स्लिप लगाएँगे, जॉब लेटर लगाएँगे और सऊदी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर लेंगे। अच्छा, जिस पाकिस्तानी अकाउंट में आ रही है उस अकाउंट की आप स्टेटमेंट अटैच कर देंगे जहाँ रेमिटेंस आती हैं। इसके साथ एफिडेविट लेटर लगा देंगे कि आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग-अलग वीज़ा अप्लाई करें। जी, दोनों अलग-अलग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वाइफ अप्लाई करे तो हस्बैंड को स्पॉन्सर दिखा सकती है। हस्बैंड के बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स लगा दें। अगर फादर स्पॉन्सर है तो पैसे बेटे के अकाउंट में है तो एक ही बैंक स्टेटमेंट से दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि दोनों के लिए अलग-अलग एफिडेविट और सपोर्ट बनाया जाए। इस तरह वीज़ा ऑफिसर को दोनों केस सेपरेटली क्लियर साबित होंगे। लेकिन याद रखें कि आप अगर दोनों एक ही बैंक स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं तो दोनों की बैंक स्टेटमेंट में पैसे भी दोनों के दोनों बहन-भाइयों के इक्वल होने चाहिए। लाइक 22 लाख या 25 लाख एक का, और एक 22 और 5 लाख एक का होना चाहिए। पेरेंट्स बाहर है तो फाइलर नहीं है, एप्लीकेंट भी फाइलर नहीं है। अगर स्पॉन्सर बाहर जॉब करते हैं तो पाकिस्तान के एफडीआई टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ये मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आंसर दिया है। स्कॉलरशिप या वीज़ा के लिए ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम और प्लस बैंक स्टेटमेंट पर फोकस होता है। अगर यूनिवर्सिटी आपसे एफबीआई सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप मांगे तो आपको एनटीएन जीरो इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा विद नो इनकम। ठीक है, सीधी बात यही है कि फाइलर होना जरूरी नहीं, सिर्फ फंड्स का जेन्युइन प्रूफ होना क्या है वो जरूरी है। सर अंडर 18 का के लिए गार्डियन की रिक्वायरमेंट क्या है? जी बिल्कुल, जो आप अंडर 18 एप्लीकेंट है ना, उनकी उम्र 18 साल से कम है तो इटली के वीज़ा के लिए गार्डियन कानूनी सरपरस्त की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। अगर आपकी मदर हैं या फादर हैं, जो भी हैं, सारी चीज़ें उनकी लगेंगी। ओवरऑल उनका सीएनएस उनका लगेगा, कॉन्सेंट लेटर लगेगा, एफिडेविट लेटर लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी आपकी, आपके पापा की सीएनआई की कॉपीज़ लगेंगी, आपकी सीएनएस की कॉपी, सॉरी कह रहा हूँ, आप बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेंगी। और इसके अलावा गार्डियन सर्टिफिकेट कुछ सूरतों में वालिद अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो उसमें लग जाएगा। ठीक है? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, स्कॉलरशिप मिल जाती है, जॉब लेटर आता है, जो लेटर आता है उस पे होगी या नहीं? अच्छा जी, इटली में स्कॉलरशिप कब मिलती है? जनाब, इटली में स्कॉलरशिप आपको मिलती है, यूनिवर्सिटी देती है, इसमें आमतौर पर स्कॉलरशिप मेंशन नहीं होती। तो आपको डीएसयू स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है और इसका रिज़ल्ट बाद में आता है, अक्सर एडमिशन के बाद आता है। मतलब ये कि जब आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, इस पर स्कॉलरशिप कन्फर्म नहीं होती, तो जब स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, तो वो अप्रूव हो जाती है, तब आपको अलग से स्कॉलरशिप कन्फर्मेशन मिलती है। तो बात ये है कि ऑफ़र लेटर, स्कॉलरशिप बाद में अप्रूव होती है, उससे पहले आपको जो है ना वो क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको जो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। काइंडली आप वो देख लीजिए। सर इस्लामाबाद एम्बेसी का इंटरव्यू लाज़मी होता है या कुछ भी नहीं होता?
मैंडेटरी है, और इंटरव्यू के बारे में गाइड कर दें। और मैं फ़ाइल 11 अगस्त को सबमिशन करवाई, कब तक रिस्पॉन्स या इंटरव्यू आएगा? अच्छा, इस्लामाबाद में इटली का जो स्टूडेंट वीज़ा पर एप्लीकेंट का इंटरव्यू लाजमी नहीं लेता। कुछ केसेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इनके जहन में फंड्स, स्पॉन्सरशिप या डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल हो तो वो आपको इंटरव्यू करने के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इंटरव्यू कंडीशनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, आप इटली क्यों जा रही हैं, और ये कोर्स आपके फ्यूचर के साथ आप कैसे रेलिवेंट है। अच्छा, स्पॉन्सर कौन है और कैसे अफोर्ड करेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं स्टडी के बाद, यानी आप इटली में रहना चाहेंगे या वापस आने आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरे पास यूएस डॉलर अकाउंट है, उसमें डॉलर जनवरी 2024 से पड़े हुए थे, बट जनवरी 2025 में वो मैं निकलवा लिए थे, अब अगस्त में दोबारा रखवा दिए हैं। क्या मेरी ये बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी वीज़ा के लिए? अच्छा जी, आपका केस यूएस डॉलर अकाउंट है, 2024 जनवरी 2025 जनवरी तक पैसे पड़े रहे, आपने निकाल लिए 2025 जनवरी में, अगस्त 2025 में आपने दोबारा जमा करवाए हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि क्या ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी? बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मसलन एम्बेसी देखती है कि फंड सिर्फ टेम्परेरी रखे थे, क्या इसमें ट्रांजैक्शन होती रही हैं, इन आउट होती रही हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो शक पैदा करती हैं, सस्पिशियस हो जाती है कि इसने जो अमाउंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने वीज़ा के लिए रखवाई है। तो उस स्टेटमेंट का जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली इन आउट होना ज़रूरी है, जो आप कैश विदड्रॉ करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट पे ये बेहतर है कि आप कम से कम 6 माह की प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो तैयार करें। इसमें क्लियरली दिखेंगे पैसे कब जमा हुए और कब निकले। एफिडेविट, अगर अमाउंट बड़ी है तो एफिडेविट या स्पॉन्सरशिप लेटर साथ लगा दें, जैसे कि स्टडी पर्पस के लिए रिजर्व किए गए हैं। इससे ऑफिसर को क्लियर हो जाएगा कि फंड्स जेन्युइन है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सेमा थी, मैंने सेमा किया है, क्या मुझे डीओवी करना होगा फॉर इटली स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट? अच्छा जी, सीमा और डीओवी में फ़र्क। सीमा बेसिकली इटली ऑफिशियल रिकॉग्निशन सर्विस है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एवेल्युएट करता है और स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी देता है। कैसे? डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, ये इटली के कौंसल खाना, एम्बेसी और कॉन्सुलेट जमा जारी करता है, और ये भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन के लिए होता है। अब आपके केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने सीमा स्पेसिफिकली सीमा मांगा था और आपने सीमा करवा लिया है तो ये यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए काफ़ी है। लेकिन जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी अपनी स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। क्या डीओवी भी लाजमी है? पिछले कुछ सालों से ज़्यादातर सीमा इटालियन यूनिवर्सिटी को डीओवी के अल्टरनेटिव के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है, और इस्लामाबाद एम्बेसी की स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट में भी लिखा हुआ था कि सीमा और एक डीओवी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, यानी कि आप दोनों में से एक ऑप्शन यूटिलाइज कर सकती हैं। अगर आपने सीमा करवा ली तो अलग से डीओवी करवाने की जरूरत नहीं होगी, वही वीज़ा आपके लिए वैलिड है। बस ये इंश्योर करें कि आपके पास फाइनल वर्जन, नॉट ड्राफ्ट और सीमा स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी मौजूद है। सो दिस इज योर क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्टडी इन इटली, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लक हो, अपॉइंटमेंट अपडेट से मुतल्लक हो। अपॉइंटमेंट अपडेट का मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त अब सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अगस्त नेक्स्ट सितंबर है। इस वक्त तो आपको कोई अपॉइंटमेंट के दूर दूर तक चलते हैं, अगर कोई एजेंट कह भी रहा है ना तो भी आपने उससे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, क्योंकि उसने अब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगस्त के एंड पे भी आपको जाके कहीं मिलती है तो फिर जाके सितंबर में आपका कहीं इंटरव्यू होगा और सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यूनिवर्सिटी को आपने मेल करनी है, उनके मेल आने में हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाए, और आपको वो कंफर्म करें कि जी आप जो है ना क्या कर सकते हैं, अपना लेट ज्वाइन कर सकते हैं और तब तक अपॉइंटमेंट निकल जाए। तो बेहतर ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेके रख लीजिए और अगले साल के लिए क्या कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो है ना आप जो आप सेफ एज के ऊपर चले जाएं और टाइमली अपनी क्लासेस को अटेंड कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा अ स्टिच सेव्स अ 9 टाइम्स, ये जो प्रोवर्ब्स बनी है ना, ये ऐसे नहीं बनी, किसी वजह से बनी है।
जल्दी जल्दी में काम नहीं करना। बहुत सारे ऐसे मैसेज व्हाट्सएप में मुझे इनबॉक्स में पड़े हुए हैं, लेकिन आप यकीन करें सब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आप इन सारी चीज़ों को बड़ा सीरियस लें। अगर इटली में स्टडी करनी है, अब्रॉड में स्टडी करनी है, अपनी सारी चीज़ों को पहले एक इनकी चेकलिस्ट बना लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए, फिर उसके बाद उनको एक जो जो कंप्लीट हो दीजिए उसको टिक करते जाइए, और किस टाइम पीरियड में आपको क्लियर करनी है उसको टिक करते जाए। ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। लेकिन यकदम करेंगे तो डेफिनेटली एजेंट भी जो है ना वो पैसे जो है ना वो एक एक ह्यूज अमाउंट आपसे डिमांड करेंगे जो आपके पास नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी भी तो लेकिन आपको डर होगा कि यार अगर मिल भी गई, चले भी गई, वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो पैसे हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये कि साल पहले जो है ना वो तैयारी शुरू कर दें, इंशाल्लाह आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्कॉलरशिप वीडियो के साथ मिलेंगे और आपके क्वेश्चंस और आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।